हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी ने एग्जाम डेट की घोषणा कर चुकी है। जो प्रथम फेज का एग्जाम है वह 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में है। तो कुछ विद्यार्थी का प्रथम फेज में है और कुछ विद्यार्थी जो है इस फेज में नहीं है, तो उनका एग्जाम अगले फेज में होगा। तो चलिए एग्जाम को देखते हुए हम लोग कम समय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसको हम लोग सेकेंडों में हल कर सकते हैं, ताकि हम लोग एनटीपीसी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, कह रहा है श्रीनिवास काम करता है और प्रति माह 14,500 रुपया कमाता है, जिसमें उसके द्वारा केवल 20% ही बचत होती है और शेष राशि अन्य कामों पर खर्च हो जाती है। खर्च हुई राशि ज्ञात करें। यानी खर्च हुई राशि ज्ञात करना। देखिए इस सवाल को हम लोग सेकेंडों में कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए कह रहा है श्रीनिवास जो है उसके बारे में क्या बोला है कि ये 14,500 रुपया कमाता है। 14,500 रुपया कमाता है, ठीक है। आगे कहा है जिसमें से उसके द्वारा केवल 20% ही बचत होती है। इसमें से 20% बचा लेता है और बाकी पैसा खर्च कर देता है। तो कहा है कि खर्च की गई राशि ज्ञात करें। तो देखिए आय जो होता है प्रतिशत में हम लोग 100 मानेंगे, है ना। तो आय 100 हुआ और खर्च के बारे में कहा है ये बचत यहाँ दे दिया है। बचत मेरा कह रहा कि 20% बचत हुआ, तो खर्च तो हो गया 80%। तो खर्च कितना हो गया, तो देखिए खर्च हो गया 14,500 का 20% बचत किया तो खर्चा कितना हुआ 80%। 80% का मान निकाल दीजिए, 80/100 यही उसका बचत हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, गुना करेंगे तो 1 जीरो यहाँ आ गया। 8 5 40 की जीरो हासिल 4, 8 चौके 32 और 4 36 के 6 हासिल 3, 8 इकाई 8 और 3 11, यानी 11,600 रुपया जो है वह खर्चा कर दिया। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, बोर्ड पर हम लोग लिख देते हैं और उसको आप 10 सेकेंड में बना के देखिए क्या आप बना पाएंगे। तो चलिए आपका क्वेश्चन बोर्ड पर है। देखिए आपका क्वेश्चन है 2 पाइप एक बड़े टैंक को 10 सेकेंड में भर सकते हैं। एक पाइप को अकेले इस्तेमाल करने पर टैंक भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 15 घंटे अधिक लगते हैं। प्रत्येक पाइप का टैंक अकेले भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको हम लोग कम समय में कैसे बनाएंगे। आपने सवाल को पहले देखा, आप लोगों ने बनाने की कोशिश किया होगा। तो देखिए हम जो है आपको कम समय में कैसे बनाएंगे एग्जाम में उसको बतलाते हैं। देखिए एग्जाम में ऐसे सवालों को हम लोग बाई ऑप्शन बनाएंगे। बाई ऑप्शन, है ना, बाई ऑप्शन बनाएंगे। यानी एग्जाम में अगर मेथड का हम अप्लाई ऐसे प्रश्नों में करेंगे बनेगा, परंतु समय ज्यादा लगेगा। तो हमको एग्जाम में समय की पाबंदी रहता है। कम समय में हमको किस सवाल को किस मेथड से बनाना है, कैसे बनाना है, यह महत्वपूर्ण रखता है। तो ऐसे सवालों को हम बाई ऑप्शन ही बनाएंगे तो हमको कम समय लगेगा। तो हम लोग बारी बारी से ऑप्शन ए, बी, सी और डी को रखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा डी ऑप्शन को यदि आप रखते हैं तो आपको कम समय में बन जाएगा। देखिए डी ऑप्शन रखते हैं तो 30 घंटा है और 15 घंटा। क्या कहा कि दोनों मिलकर के 10 घंटा में भर लेता है और एक पाइप है दूसरे से 15 घंटा का समय ज्यादा लगता है। तो देखिए 30 घंटा और 15 घंटा मानेंगे तो 15 ज्यादा है। सभी ऑप्शन में 15 ज्यादा दिया है, लेकिन ये भी देखना है कि दोनों मिल करके क्या 10 घंटा में भर रहा है। तो देखिए दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, दोनों मिलकर कितना होगा, तो 30 गुने 15 बट्टा 30 + 15 करेंगे तो 45 हो जाएगा। 15 × 45
3 दहाके 30 यानी 10 घंटा हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी को हमने बैठा करके देखा तो हमको कम समय में आंसर आ गया। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उत्साह ने 6.5 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने यात्रा पूरी करने से पहले 2.5 घंटों के लिए 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर यात्रा की और फिर 30 मिनट के लिए आराम करती है। यदि उत्साह सही समय पर पहुंचती है तो आखिरी में यात्रा के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कम समय में कैसे बनाएंगे, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है उत्साह जो है 6.5 घंटा में उसको दूरी तय करना रहता है 285 किलोमीटर। ये दूरी उसको तय करना था, ठीक है। अब आगे क्या दिया है प्रश्न में, कहा है कि उसने यात्रा पूरी करने से पहले 2.5 घंटा के लिए 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला। देखिए 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2.5 घंटा चलेगा तो कितना दूरी हो जाएगा, 2.5 घंटा के मतलब हुआ 5/2 है ना। इतना किलोमीटर दूरी तय करेगा तो कितना हो गया, 2 से काट देगा 29 हो गया है ना। 29 बच्चे कर देंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 14, इतना किलोमीटर दूरी तय कर लिया, ठीक है ना। उसको तय करना था 285 किलोमीटर जिसमें से 145 किलोमीटर उसने 2.5 घंटा में दूरी तय कर चुका है। तो अब शेष दूरी कितना है, शेष दूरी को हम निकालेंगे। तो कुल दूरी में से शेष दूरी, कुल दूरी में से तय की गई दूरी घटा लेंगे, शेष दूरी निकल गया है ना। देखिए घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0 है ना, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी 140 किलोमीटर शेष है ना, शेष है। तो देखिए समय अब उसके पास कितना है, तो 2.5 घंटा तक ये चला और आधा घंटा के लिए रेस्ट में गई है ना। तो कुल समय हो गया 3 घंटा है ना, कुल समय 3 घंटा हुआ। तो शेष समय कितना हुआ, तो 6.5 घंटा में से 3 घंटा माइनस कर देंगे, 3 घंटा माइनस कर देंगे तो 3.5 घंटा उसके पास है ना। तो कह रहा है जो शेष दूरी है वह किस चाल से चली होगी ताकि वह सही समय पर पहुंच जाए। तो देखिए शेष दूरी तो 140 किलोमीटर है और शेष समय आपके पास 3.5 घंटा है। तो जो शेष चाल हो गया यानी नया चाल जो हो गया, बाद का चाल हो गया, बाद का चाल कितना हो गया, तो बाद का चाल है तो बाद का दूरी जो शेष है उसमें भाग दे देंगे, 140 बट्टा 3.5 कर देंगे है ना, 3.5 कर देंगे, दशमलव हटा ऊपर चला गया 0 है ना, काटेंगे 7 से काटेंगे 7 5 35, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, कितना हुआ 10 चौके 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। यानी जो शेष दूरी है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करेगी तो वह अपना नियत समय पर सही समय पर पहुंच जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला जो प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। रेलवे एनटीपीसी में इसी तरह का सवाल पूछते रहता है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि कम समय में हम लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए प्रश्न है आज का, कह रहा एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 1350 मीटर स्क्वायर है तो इसके चारों ओर 30 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत कितनी होगी, लागत निकालना। देखिए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कह रहा एक आयत है, मान के चलिए आयत है ना, इस तरह का आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई कह रहा है 3x मान लेते हैं। अब ये 2x है क्योंकि L और B में अनुपात बोला है 3:2 का है ना, 3:2 का है तो लंबाई को 3x मान लिए और चौड़ाई को 2x मान लिए, ठीक है। अब का इसका क्षेत्रफल दिया है तो हम जानते हैं कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो
तो क्षेत्रफल देखा जाए तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्षेत्रफल होगा, परंतु क्षेत्रफल दिया है 1350 मीटर स्क्वायर, 1350 मीटर स्क्वायर दे दिया है। देखिए 6 से काट देंगे तो कट जाएगा 6 दूनी की 12, 6 दूनी की 12, 6 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। तो x का मान कितना होगा, इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो इधर x बराबर इतना है तो x स्क्वायर बराबर इतना हुआ है, तो x का मान कितना हो गया 15 मीटर, और x हो गया 15 मीटर, है ना। x का मान 15 मीटर हो गया, तो देखिए लंबाई कितना हो गया 15 तिया 45 मीटर, है ना। चौड़ाई कितना हो गया, तो 15 दूनी 30 मीटर हो गया। देखिए लंबाई हो गया 45 मीटर और चौड़ाई हो गया 30 मीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप यानी जितना भी भुजा रहेगा सभी लंबाइयों को जोड़ देंगे वही परिमाप होगा। तो देखिए 45 45 90 और 30 30 60, तो 90 60 150, 150 मीटर हो गया इसका परिमाप। तो कह रहा है कि तार लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर है, तो 30 रुपया से गुना कर देंगे, कितना हुआ 15 तिया 45 100 रुपया, यानी उस खेत में तार लगाने का खर्च 45 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न है, करक उपरोक्त वृत्त में MAE बराबर 5 सेंटीमीटर, MBE 4 सेंटीमीटर और MCE 8 सेंटीमीटर है, तो MDE का मान क्या है। देखिए आपका ऐसा फिगर है जो आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें ऐसा जीवा है, अब एक यहाँ से जीवा खींच दिया है, ये जीवा है A है और B है और यह C है और यह D है जो कि E बिंदु पर कट रहा है, ठीक ना। तो कहा है कि MAE, M के मतलब होता है मेजर यानी मापना, यानी AE को मापा गया, तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। और कहा है MBE यानी BE को मापा तो 4 है, BE को मापा ये 4 है। और क्या कहा MCE यानी मेजर, MCE यानी CE का माप है 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है। तब कहा है DE के मान ज्ञात करो, ये भुजा कितना होगा, DE निकालना है। देखिए इसका मान निकालना है, तो हम जानते हैं किसी वृत्त में जब दो जीवाएं जो आपस में कटती है तो उनके दोनों खंडों का गुणनफल जो होगा वो आपस में बराबर होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि AE गुना EB या BE बराबर होगा CE गुना DE, है ना। D ये फॉर्मूला होता है, यानी किसी भी वृत्त में जब दो जीवाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं तो दोनों खंडों का गुणनफल जो होगा वो आपस में बराबर होगा। बस इसी फॉर्मूला पर सेट कर देना है। तो A है 5, B है 4, CE है 8 गुना DE निकालना। देखिए 4 से कट गया 8 दो बार में, तो 5 बराबर 2 DE, इसलिए DE कितना हो जाएगा, तो 5/2 यानी 2.5 मीटर या सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर दिया है मात्रा, तो 2.5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, करक एक बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में नमक की मात्रा 42 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन के सांद्रता की गणना कीजिए। बिलियन की सांद्रता निकालना है। देखिए कह रहा है एक बिलियन में पानी जो है ना, पानी और नमक दिया है, पानी और नमक दिया है, ठीक है। पानी की मात्रा 320 ग्राम बोला है, 320 ग्राम पानी है, और नमक के बारे में बोला 42 ग्राम नमक है, ठीक है। अब कह रहा है
कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन के सांद्रता निकाला। विलयन की सांद्रता क्या होता है? तो विलयन में जो घोलक घुला रहता है उसकी हमको सांद्रता निकालनी। तो देखिए विलयन की मात्रा कितना हो गया? तो 320 प्लस 42 यानी विलयन कितना हो गया? विलयन बराबर कितना हो गया? तो 320 प्लस 42 कर देंगे तो 362 ग्राम विलयन हो गया। जिसमें विलेय पदार्थ कितना है? तो विलेय पदार्थ नमक है। तो विलेय जो है आपका नमक वह कितना है? तो विलेय हो गया 42 ग्राम। तो सांद्रता निकालना है। सांद्रता प्रतिशत क्या होगा? तो नमक की सांद्रता होगा विलयन में, क्योंकि विलयन में विलेय कौन है? नमक। तो नमक का सांद्रता क्या होगा? तो 42 गुने 100 बट्टा में कर देंगे, है ना, 362, क्योंकि टोटल 362 है, भाग दे देंगे। तो देखिए कितना हो गया? 4200 में 362 से भागा दे दीजिए, है ना। तो इसमें भागा देंगे तो आपको हो जाएगा 11.6% आंसर आएगा। आप लोग भाग देके देख लेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है आंकड़ों में 3, 4, x, 9, 1, y, 5, 8 का माध्य 6 है। एक आंकड़ा दिया है जिसमें उसका माध्य करके के 6 आता है, जिसमें x और y स्थिरांक है। यदि x को 2x प्लस 1 में बदला जाए और y को 3y प्लस 2 से बदला जाए तो माध्य 4 बढ़ जाता है। x का मान ज्ञात करना है, x का मान कितना होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। आपको स्थिरांक इसमें दिया है कि 3 है, 4 है, x है, 9 है, 1 है, y है, 5 है और 8 है। ठीक है, इसका माध्य दिया है कितना? तो इसका माध्य दे दिया है कि 6 है ना। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य को बोलते हैं औसत। और औसत कितना होता है? तो जितने भी पद होता है ना, उसमें सभी को योग में उतने से भागा दे देंगे तो ही मेरा माध्य होता है। तो देखिए इसको हम लोग योग निकालते हैं तो कितना हुआ? 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 1 17, 17 5 22, 22 और 8 30, यानी संख्या का योग कितना हुआ? तो 30 प्लस x और y भी है, x प्लस y हो जाएगा इसका योग, है ना। लेकिन योग कितना होगा? तो इसका माध्य 6 दिया है और संख्या क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो संख्या है और इसका माध्य 6 है। तो 8 में 6 से गुना कर देंगे तो वही हमको योग होगा। तो 8 6 48 हो जाएगा, 8 गुने 6 कर दिए 48 हो गया। तो देखिए इसलिए x प्लस y बराबर कितना हो गया? तो देखिए 30 इधर जाके घट जाएगा तो कितना हो गया? 48 में से 30 जाएगा 18 हो गया। यानी x प्लस y का मान कितना हुआ? 18। अब आगे प्रश्न में क्या कहा है? कहा कि x को 2x प्लस 1 से चेंज कर दिया जाए, यानी x को हटा करके इसके जगह 2x प्लस 1 लिख देना है। और आगे कहा है y को हटा करके 3y प्लस 2 लिख देना है, यानी y को हटा करके यहाँ पर लिखना है 3y प्लस 2 लिखना है। बस यही करना है। तब कह रहा है ऐसा करने से माध्य जो है 4 बढ़ जाता है, यानी पहले माध्य 6 था तो अब माध्य 4 बढ़ करके 10 हो जाएगा। देखिए योग कैसे होगा? योग करेंगे तो यहाँ तक तो होगा 30 आया संख्या का, तो 30 ही होगा। परिवर्तन क्या होगा? देखिए x था तो 2x हुआ है और y था तो 3y हुआ, तो कितना? 2x प्लस 3y और 1 और 2 यहाँ पर आया तो कितना होगा? 30 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा? 3y, इतना हो जाएगा बराबर। इधर क्या बोला है? माध्य जो 4 बढ़ गया है तो 6 4 10 हो गया, तो संख्या हो गया 10 8 80 हो जाएगा, क्योंकि माध्य 10 हो गया है और संख्या 8 को है तो 10 में 8 से गुना कर दिए 80 हो गया। अब देखिए मान निकाल लेते हैं। 30 और 3 33 हो गया, तो इधर बच गया 2x प्लस 3y, है ना। इसको 33 को इधर जाके घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 80 में से 33 जाएगा तो कितना होगा? तो 10 में से 3 गया 7,
है ना, और बच गया 7 में से 3 गया, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 47 हो जाएगा। तो देखिए 2x + 3y बराबर 47। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, x + y लिख देंगे बराबर 47। और देखिए x + y के मान हम 18 निकाल चुके हैं, तो कितना होगा, y बराबर हो जाएगा 47 माइनस 18 यहाँ रखेंगे, यहाँ यदि 18 रखेंगे तो 18 दूनी 36 घट जाएगा, तो कितना हो गया, 7 में से 6 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, यानी y का मान हो गया 11, y का मान आ गया 11, हमको निकालना है x का मान। तो देखिए y बराबर 11, अगर यहाँ हम 11 रख देंगे ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 7 रख देंगे, तो 11 7 18, इसलिए x बराबर 7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कर यदि घनाभ की लंबाई और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए परंतु चौड़ाई पूर्वोत्तर रखी जाए तो इसका आयतन खाली जगह हो जाएगा। देखिए एक घनाभ है ना, घनाभ बना लेते हैं। इसमें बोला है कि लंबाई और ऊंचाई को दुगना कर दिया जाता है, यानी दो भुजा में परिवर्तन किया जाता है, तब उसका आयतन जो है कितना हो जाएगा। देखिए इसका l है लंबाई, इसका चौड़ाई b हो गया और ऊंचाई h हो गया, तो इसका वॉल्यूम पहले कितना हो जाएगा, l b h हो गया, l b h हो गया। ठीक है, अब क्या कहा, लंबाई में दुगुना और चौड़ाई को भी दुगुना कर दिया गया, लंबाई को भी दुगुना और चौड़ाई को भी दुगुना कर दिया जाए। तो देखिए लंबाई v2 कितना हो जाएगा, तो लंबाई को दुगुना करेंगे 2l हो जाएगा, गुना चौड़ाई को भी दुगुना किया गया तो 2b हो जाएगा, नहीं चौड़ाई को पूर्वोत्तर रखा गया, चौड़ाई को पूर्वोत्तर रखा गया तो चौड़ाई को b ही छोड़ देना, ऊंचाई को दुगुना किया गया है तो 2h हो गया, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 l b h। देखिए मूल जो घनाभ था उसका आयतन l b h, और जो नया घनाभ बना भुजा को परिवर्तन करने से तब 4l b h हुआ, यानी इससे 4 गुना बढ़ गया, यानी इसका हम आयतन को भी मानेंगे और इसका आयतन v2 है, तो कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन में देखेंगे 4 कहाँ दिया है, तो डी में दिया। देखिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम इतना नहीं करना है, एग्जाम अगर इतना हम लोग करेंगे तो समय बहुत लॉस होगा, समय को बचाना है, क्या करना, देखना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 भुजा होती है, तो तीनों भुजा में कभी कभी परिवर्तन देगा, तो जिसमें जिसमें जितना गुना परिवर्तन दिया है उसी को केवल गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो लंबाई में 2 गुना तो ऊंचाई में 3 2 गुना तो 2 दूनी 4 हो गया, है ना, इसी तरह कर देना। अगर ऐसा देता कि लंबाई में 2 गुना चौड़ाई में 3 गुना और ऊंचाई को 2 गुना, ऐसा बोलता तो 2 3 6 दूनी 12 गुना हो जाता, यानी हमको देखना क्या है कि किस भुजा में कितना गुना किया, तो जिस भुजा में जितना जितना गुना बोलेगा ठीक आपस में गुना कर देंगे और वही उतना गुना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को देखेंगे ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर सही है, 4 गुना। अगला प्रश्न क्या कह रहा, इसमें दिया है कि 1300 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र 5 विषयों को पढ़ता है और प्रत्येक विषय जो है 65 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, विषयों की संख्या कितनी है, विषय की संख्या निकालना। देखिए इसमें कहा है कि 1300 छात्र है, 1300 छात्र है, ठीक है 1300 छात्र है, और इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक छात्र जो है 5 विषय को पढ़ता है, तो 1300 छात्र है और 5 विषय को पढ़ेगा तो कुल कितना विषय हो गया, गुना 5 कर देंगे, इतना बार विषय को पढ़ा गया 1300 गुने 5 बार। अब क्या कहा है कि प्रत्येक विषय जो है 65 छात्र के द्वारा पढ़ा जाता है, यानी प्रत्येक विषय जो है 65 छात्र के द्वारा पढ़ा जाता है, तो 65 छात्र से भागा दे देंगे, है ना, 65 छात्र से भागा दे देंगे तो हमको कुल विषयों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे 13 बार में, ये कट गया
13 से कट गया 112, यानी कुल विषय जो हुआ वह कितना हो गया, तो कुल विषय 100 होगा। यानी कुल विषय को संख्या देखा जाए तो 100 हुआ। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछता ही रहता है, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा x 100 प्रश्नों को हल करता है। x कोई लड़का है, वह 100 प्रश्नों को हल करता है और 340 अंक प्राप्त करता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक ऋणात्मक अंक है, तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है। x जो है कितने प्रश्न को गलत किया उसको संख्या प्राप्त करना है। देखिए कुल प्रश्न है दिया हुआ है 100, तो कहा कि कितने प्रश्न को गलत किया, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि वह x प्रश्नों को गलत किया। x प्रश्न को गलत किया तो प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक नेगेटिव है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 नेगेटिव हुआ तो 1 गुना x हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक x सवाल हम मान है गलत, है ना, x सवाल गलत करेगा तो 1 पर -1 कटेगा तो उसको मिलेगा -1 गुने x प्लस 100 प्रश्न है तो 100 में x सवाल को गलत कर दिया तो 100 माइनस x सवाल सही हुआ और सही सवालों पर 4 अंक दिया जाता है तो गुना 4 कर देंगे। अब इस प्रकार वह 340 अंक प्राप्त किया, इतना बराबर 340 अंक प्राप्त किया। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 1 में x में गुना करेंगे माइनस है तो -x हुआ, ठीक है, प्लस गुना करेंगे तो 400 माइनस 4x बराबर 340 हो गया। -x और -4x कितना हो गया, तो -5x बराबर 400 जाके इधर माइनस होगा तो 340 में 400 जाएगा -60 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 5 से कट गया 12, 25 60, इसलिए x बराबर 12 हुआ, यानी गलत पूछा है। गलत प्रश्न कितना होगा, तो उसने 12 जो सवाल है गलत किया। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा एक दुकानदार ने 140 रुपया में एक रेडियो खरीदा और वह 25% लाभ अर्जित करने के लिए अपने बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है, परंतु बिक्री के समय 2% की छूट देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए वास्तविक लाभ कितना होगा, वास्तविक लाभ कितना हो गया प्रतिशत में। वास्तविक लाभ निकालना है तो हम जानते हैं एक ही वस्तु पर 2% की घटना यदि घटेगी तो ए भी फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर वही बात कहा है कि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो अंकित मूल्य तो 25% बढ़ा कर रखा होगा, लेकिन बेचते समय कहा कि वह 2% की छूट देता है तो कमी हो गया। तो वास्तविक लाभ कितना होगा, 25 दाम बढ़ा दिया और 2% छूट दिया तो -2 प्लस माइनस 25 गुना 2 बट्टा 100, इतना ही होगा उसका वास्तविक लाभ। इसको हल करते हैं, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 2 से काटेंगे तो 4 कट गया 2 बार में, ऊपर 1 हो गया तो इधर हल कर लेंगे, 25 में से 2 हो गया 23 हो गया, माइनस 1 बट्टा 2, तो 23 में से 1 बट्टा 2 जाएगा तो कितना होगा 22.5, कितना हो गया 22.5 हो जाएगा, क्योंकि 23 में से आधा जाएगा 22.5% हो गया, यानी उसका जो लाभ वास्तविक रूप में होगा 22.5% होगा। ऑप्शन में देखेंगे 22.5 का मतलब हुआ 45/2, बी में दिया है इसी का 45/2 दिया है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो है ये इंग्लिश में लिखा है, कह रहा है व्हाट वुड बी द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन परसेंटेज टू मेक ए डिपॉजिट 32 टाइम्स इन 5 ईयर्स। कह रहा है कि कोई धन जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह 5 वर्षों में 32 गुना हो गया, 32 टाइम्स यानी 32 गुना हो गया है। तो कह रहा है कि इंटरेस्ट का जो रेट है प्रतिशत में कितना होगा, तो हमको रेट ज्ञात करना। देखिए क्या करते हैं, फॉर्मूला एक होता है ए बराबर P × 1 +
r/100 के पावर t। ये मेरा फॉर्मूला होता है, इसी पे फिट कर देंगे। तो कह रहा है अमाउंट जो है 32 टाइम्स हुआ है, यानी 32 गुना हुआ, तो यहाँ 32 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ मूलधन, तो मूलधन कितना होगा, तो एक का ही 32 गुना हुआ होगा, तो मूलधन को 1 मान लेंगे। धन इसका हो गया धन 32, तो 32 गुना होगा, इंटू 1 प्लस r/100 के पावर 5 दे देंगे, क्योंकि 5 पीरियड टाइम दे चुका है। इसी को हल करते हैं। देखिए इधर से काटेंगे तो एक समाप्त हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे 32 को लिखा जा सकता 2 के पावर 5, क्योंकि 2 गुने 2 5 बार लिखेंगे 32 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो गया 1 तो कट जाएगा, इधर 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 प्लस r/100 के पावर 5। देखिए दो पक्ष आपस में बराबर है और उसका पावर बराबर है, तो पावर बराबर रहता है, घात बराबर रहता है, तो उसका आधार भी आपस में बराबर होगा। इस तरह लिख लेंगे कि 2 बराबर 1 प्लस r/100 हो जाएगा, क्योंकि पावर पावर बराबर तो आधार आधार बराबर। देखिए 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर r/100, तो तिरछा गुना कर देंगे, इसलिए r बराबर कितना होगा 100%। यानी कोई धन पर 100% का रेट यदि लग जाएगा तो 5 वर्षों में वह अपने आप का 32 गुना हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन दिया है, ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा 1006, 998, 990, ये एक समूह दिया है, समानांतर श्रेणी का है, तो कह रहा है कि पहला पद जो ऋणात्मक मान लेगा वह कितना होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1006 दिया है ना, अगला पद दिया है 998 दिया है, फिर अगला पद दिया है 990 दिया है। इसी तरह यदि जाते रहेगा तो इसका अंतिम पद जो होगा लास्ट में, जो शुरू बार जो होगा वो माइनस लेगा, वो घटते जा रहा है तो कभी न कभी माइनस में आएगा, तो जो शुरू में माइनस होगा वह कैमा पद होगा, है ना। कैमा पद निकालना है, 10वां के 12वां के 16वां के कैमा होगा, उस पद को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहला पद को हम ए मानते हैं, माना है कि वह पद जो होगा अंतिम पद 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, और वह होता है tn। 0 इसलिए माने कि 0 तो ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन 0 के जस्ट बाद जो संख्या होगा वह ऋणात्मक होगा। देखिए फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn बराबर 0 लिखते हैं, 0 इसलिए लिख रहा है, 0 ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि 0 के जस्ट बाद जो होगा, ठीक बाद जो होगा वह ऋणात्मक होगा। तो यहाँ हम लोग 0 लेके चलते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कि जस्ट बाद -1 होगा कि -2 होगा कि -3 होगा, मालूम नहीं है, लेकिन 0 के बाद आ सकता है, 0 तो पहले होगा नहीं। तो tn बराबर 0 मान लेते हैं। a कितना है, पहला पद 1006 प्लस n-1, n का वैल्यू निकालना है, गुना d कितना है, तो d होता है सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं, तो 998 में से 1006 घटाएंगे तो 8 का अंतर है माइनस में, तो -8 हो गया, है ना। अब यहाँ से हल कर लेते हैं। देखिए इधर हो गया 0 बराबर 1006 प्लस गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ हो गया -8n और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया -8n हो गया, प्लस में था माइनस में था माइनस, और माइनस और माइनस प्लस हो गया। देखिए कितना हो गया इधर 106 वाट कितना होगा 114, यानी 1014 माइनस 8n हो गया। अब इधर 0 रहेगा, है ना, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए इधर जाके तो प्लस में हो जाएगा, n बराबर हो गया 1014/8, है ना। 1014 में हम 8 से भागा दे लेते हैं, तो भागा देंगे तो देखिए कितना होगा, यहाँ बगल में हम लोग भागा देते हैं, 8 से भागा देंगे 1014 में। देखिए 8 इकाई 8, 8 लगा 2, 1 8 दूनी के 16, 5 है ना, 11 6 5 4, तो
8 7 56 नहीं लगेगा, तो 8 6 48 है ना, 8 6 बार में लगा 48 है ना, 14 में 60 गया 6 है ना, कट गया। देखिए इतना हुआ 126 दशमलव कुछ जाएगा, 126 दशमलव समथिंग जाएगा, तो 126 दशमलव समथिंग जाएगा, ये तो जीरो नहीं होगा, तो जीरो के बाद वाला ही होगा मेरा ऋणात्मक, तो इससे एक अधिक बढ़ जाएंगे, यानी अगला पद होगा 126 के जस्ट अगला पद होगा 127, वह ऋणात्मक होगा, यानी प्रथम यहाँ 126 प्लस आया, यानी कुछ अधिक आया पॉइंट में, तो प्रथम पद जो ना यहाँ होगा, प्रथम पद जो ऋणात्मक है वह कितना होगा, 126 तो आया है, तो इसका जस्ट बाद होगा 127वां, यानी 127वां हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे जो एग्जाम के लिए बहुत ही खास था, तो आज हम प्रश्नों को देखें शॉर्टकट विधि से। तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चे जो है लाभान्वित होंगे।